वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपने ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स का पार्ट 11 शुरू करेंगे और ये 1 आवर की वीडियो होगी। और एक और जो वीडियो है वो कल आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो 12 वीडियोस में जो है मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक्स पूरी तरह से कवर करा है। और आप जो हो उस इन वीडियोस को देखें बार बार। और जो अभी MCQs वीडियोस मेरे चैनल पे आई हैं वो उन पार्ट से रिलेटेड है जो मैं करा चुका हूँ। जो ये 2 वीडियोस हैं इनसे भी रिलेटेड MCQs प्रीवियस ईयर के और जो थोड़ा एडिशनल है पेपर में इम्पोर्टेंट वो मैं लेके आऊँगा। तो बस आप चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखो यहाँ पर आज हमें जो पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स और 3D मेटल्स में हमें पढ़ना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ संरचना देखनी हमें किसकी, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल मैंने आपको बताया था जिसमें क्या हो, एक ही मेटल एटम हो। क्या हो, एक मेटल हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर निकिल, आयरन, Fe को बोलते हैं आयरन, Cr को बोलते हैं क्रोमियम। तो एक ही मेटल आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। देखो एक ही मेटल है, ठीक है। तो जहाँ पर एक ही मेटल हो उनको आप क्या बोलते हो, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि जो ये है यहाँ पर NiCO होल 4 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो उसका दिखता कैसा है, वो क्या होता है कि देखो चार जो CO हैं वो ना कॉर्नर्स, कोनों पे होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। और जो ये निकिल है ये वाला, ये कहाँ पे होता है, सेंटर, मध्य में होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर है ये इसको आप बोलते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा। टेट्रा क्यों, क्योंकि चार, 1 2 3 4, इसलिए बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बीच में कौन होता है हमारे पास, निकिल होता है। जो कार्बोनिल है वो क्या होते हैं, चार कोने पे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे, नेक्स्ट जो कार्बोनिल आता है वो है हमारे पास FeCO होल 5। FeCO होल 5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे आयरन क्या होता है, देखो आयरन होता है बीच में, और CO जो होते हैं 3 CO ट्राइंगुलर, त्रिभुज जानते हो आप, त्रिभुज, त्रिभुज के आकार में 3 कोनों पे लगे होते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए, क्योंकि टोटल 5 है यहाँ पे, तो जो 2 बचे हुए हैं, एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है। इनको हम बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं जी, एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल बॉन्डिंग, इनको हम एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल ही होता है, मतलब त्रिभुज बना दो एक पेपर पे और एक ऊपर दिखाओ CO, आयरन को त्रिभुज के बीच में रखो, उससे एक कार्बोनिल ऊपर और एक कार्बोनिल नीचे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल भी होते हैं। क्या होते हैं जी, इक्वेटोरियल भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं, देखो ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं जी, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन होता है। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो देखो 3 CO तो ट्राइंगुलर फॉर्म बना रहे हैं, ट्राइगोनल आया है ट्राइंगल से। और बाई पिरामिडल क्यों, क्योंकि एक CO ऊपर लग रहा है, एक CO नीचे लग रहा है, तो इसलिए बाई, बाई का मतलब क्या हुआ, दो, एक और दो, तो पिरामिड बना रहे हैं, पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास कंपाउंड, वो आता है CrCO होल 6। क्या आता है, CrCO होल 6। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो यार इसका ना स्ट्रक्चर इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ CrCO होल 6 का, कि आप क्या करो, देखो आप ना एक पेपर, जिस पेपर पे आप लिखते हो उस पेपर को इमेजिन करो। उस पेपर के चारों कोनों में क्या कर दो, CO को रख दो, कार्बोनिल रख दो, 4 कार्बोनिल उस पेपर के कोनों में रख दो। और जो क्रोमियम है, जो मेटल है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको आप कहाँ पे रखो, इसको आप मध्य में रखो। क्या रखो, मध्य में रखो। अब चार 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 जो कार्बोनिल है वो तो कॉर्नर पे या कोनों पे आ चुके हैं पेज के। अब क्या करो कि जो 2 कार्बोनिल है वो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो पेज के, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको आप कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं
ऑक्टाहेड्रल क्या बोलते हैं जी? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने ये जो एरो इस तरह से दिखाया और ये आयरन की तरफ इनके जो है एरो के डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कार्बोनिल है ना, यहाँ पे ये कार्बोनिल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मेटल को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्बोनिल सिमिलरली किसको डोनेट कर रहे हैं? क्रोमियम को डोनेट कर रहे हैं। मैंने कहा था कार्बोनिल सिग्मा डोनर भी होता है और पाई एक्सेप्टर भी होता है। एक वीडियो आएगी अभी MCQs वाली, उसमें लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ है आपसे। अब आता है, देखो अब कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है कि देखो अगर जो है मेटल के पास, मेटल जो है मेटल यानी मध्य में जो मेटल है, जैसे FeCO होल 5 में लिखता हूँ, CO होल 5, तो ये तो मेटल है ना। तो मेटल का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो भी हो आपके पास, ठीक है, जो भी हो आपके पास, उसका जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो यहाँ पे, इसमें देखो मैंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हो क्या होता है? कि एक मेटल एटम को कितने कार्बोनिल ने सराउंड कर रखा, कितने कार्बोनिल ने घेरा है। जैसे यहाँ पे देखो, इस आयरन को 1 2 3 4 5 कार्बोनिल ने घेर रखा है ना। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आयरन का, उसको हम बोल कितना होगा? वो 5 होगा। ठीक है, कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। इस क्रोमियम को कितनों ने घेर रखा? 6 ने, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 1 2 3 4। तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो भाई ध्यान रखना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो जो उसकी शेप होगी, उसकी जो संरचना होगी, वो होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। ये देखो यहाँ पे इसमें 5 लगे हुए थे। वीडियो को रिमाइंड करो, बैक करो, वीडियो को पॉज करके बैक करो। ठीक है, तो ये क्या है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। अगर मेटल का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जो मेटल कार्बोनिल की जो शेप होगी वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल शेप। अभी पीछे रिमाइंड करो, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? यहाँ पे मैं अगर आपको पीछे लेके चलूँ तो इसका निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कैसी शेप है इसकी? टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, और अब हम ना इसकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे D2sp3, यही तीन आपके पास बेसिकली हैं, D2sp3 DsP3 और sp3। इनको हम देखते हैं किसकी हेल्प से हम इनको निकालते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको आप BBT भी बोलते हैं, इसके हेल्प से हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बोनिल्स involves hybridization of D2sp3 DsP3 sp3 etc. Nature of bonding in carbonyls can be explained on the basis of बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे? इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इनको भी डिस्कस करते हैं किसमें? बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, नेक्स्ट पेज में अब सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो आता है हमारे पास NiCO होल 4। देखो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो निकेल होता है ना, निकेल की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d8 4s2, यानी इसके d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर मैं निकेल एटम को देखूं, ग्राउंड स्टेट मतलब जब हमने यहाँ पर जो है कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं है, टेम्परेचर लगभग क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब कोई जो निकेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेशन में ना हो, ठीक है, अपने ग्राउंड लेवल पे हो, ग्राउंड। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो भरो एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले हम सिंगली भरते हैं। मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ, 1 2 3 4। डी में कितने डब्बे होते हैं? मैं आपको समझाने के लिए डब्बा यूज़ कर रहा हूँ। कितने डब्बे होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिन्होंने थोड़ा 11th 12th का ही बेसिक है।
तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम सिंगली भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एस में कितने हैं निकल के, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 हमने यहाँ भर दिए। अब क्या होता है कि जो निकल एटम होता है, जब उसका एक्साइटेशन होता है, थोड़ा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है और नेक्स्ट शेल में एक्साइट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो ये एस के जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये एस के, ये इन शेल में आ जाते हैं, इस तरह से इधर आ जाते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि जो कार्बोनिल होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होता है कि ये पेयरिंग करा देता है। क्या कराता है, पेयरिंग। पेयरिंग समझ रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए सिंगली, तो कार्बोनिल ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐसे एक ही साथ डबल कर देगा, ठीक है, पेयरिंग करा देगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगी, तो जब इनको अब भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट कर गया, एक यहाँ एक्साइट कर गया, तो देखो यहाँ पे डबलेट बन गया अब, ठीक है। ये 3 तो पहले भी थे और अभी भी रहेंगे, लेकिन इन्होंने एक एक 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में आ गए, एक्साइटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइट हो गए। उसके बाद अब क्या होता है देखो, अब मैं डिस्कस करूँ NiCO होल 4 को, तो देखो यहाँ पर जो है 3D फुल हो गया भाई। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3D में कितने होते हैं, 5, एस में कितने बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स होते हैं, और 4p में कितने होते हैं, 3 डब्बे से। आप मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे इन्हें बॉक्स नहीं बोलते, ठीक है, शेल, सब शेल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो देखो 4s में जो है, अब 4s तो भाई खाली हो गया, अभी 4s को कौन भरेगा, ठीक है, ये 4s को कौन भरेगा, 4s तो खाली कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है देखो, कि 4s को जो इलेक्ट्रॉन देगा ना, अब देखो यार 4 कार्बोनिल है ना हमारे पास, क्या है, 4 कार्बोनिल, तो 4 कार्बोनिल क्या करेंगे, एक कार्बोनिल s में भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी लोन पे डोनेट करेगा, बचे 3 ना। अब यहाँ तो दे नहीं सकता, यहाँ तो कार्बोनिल दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो भर गए, यहाँ तो जगह ही नहीं है, सब भरे हुए हैं, जगह तो इनमें है क्योंकि ये खाली थे, देखो ऊपर खाली हैं तीनों। तो अब 3 बचे, तो 3 में से जो है दूसरा यहाँ, पहले यहाँ दिया इसने, इसको भरा है, 4s को भरा, बाकी 3 ने कहाँ भरा, 3 ने 4p को भरा, किसको भरा, 4p को भरा, ठीक है। तो 4p को इन्होंने, 3 CO ने किसको दिए, इधर इलेक्ट्रॉन दिए। अब यहाँ ध्यान दो, देखो अब हाइब्रिडाइजेशन मैं बोलता हूँ कि जो, अभी मैं आज की ट्रिक बताऊँगा आगे। तो NiCO होल 4 में जो निकिल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। कैसे मैं बता रहा हूँ देखो, जहाँ जहाँ कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन दिए उनको लो, इस कार्बोनिल ने एक s वाले बॉक्स को भरा, तो यहाँ से s कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर कार्बोनिल कितने p के बॉक्स को भर रहे हैं, 4p में कितने p बॉक्सेज हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो p लिखो, और कितनों को इलेक्ट्रॉन दिए CO ने, 3 को दिए, तो यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है। तो क्या बनता है, ये sp3 बनता है, समझ गए आप लोग। तो इसलिए बोलते हैं कि जो टेट्राहेड्रल NiCO होल 4, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, 4 है, 4 के लिए क्या होता है शेप, टेट्राहेड्रल। अब इसके बाद एक बात नोट करने वाली है कि CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैंने जैसे बताया था कि अगर सिंगली हैं इस तरह से भरे हुए, तो बाद में जैसे ही CO आएगा, CO क्या करेगा, इनको ना ऐसे पेयर बना देगा, इनका एक पेयर इसका बनाया, दूसरा पेयर इसका बनाया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग कराता है। इसको हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है वो आता है BCO होल 6। देखो हमेशा हमें मेटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। वैनेडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2, यानी s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, देखो 1 2 3। अब बाद में क्या करते हैं कि वैनेडियम एटम को एक्साइट कराते हैं। एक्साइट कराने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ आएगा इसका s का, और एक इधर आएगा, ठीक है।
अब मैंने देखो ऐसा एक्साइट करके दिखाया नहीं है क्योंकि कार्बोनिल भी हमारे पास है यहाँ पे कार्बोनिल भी है तो पेयरिंग भी करा देगा साथ साथ। ये जैसे यहाँ पर आएंगे ना पेयर भी हो जाएंगे। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर आए तो अब इनका पेयर बनाओ, कितनों को साथ ला सकते हो, इन दोनों को साथ ला सकते हो, इन दोनों को साथ ला सकते हो। देखो यहाँ पे हम लेके आए हैं तो एक तो तब भी बच गया बिना बिना पेयर के, ठीक है, ये पेयर नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो इतना एक्साइटेशन के बाद हुआ जब उसने कुछ एनर्जी गेन करी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है थ्री डी में कितने डब्बे खाली हैं भाई, दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे फिर कितने, तीन। तो अब यहाँ पर CO कितने हैं, 6। तो 6 हमारे पास जो है सब शेल्स जो है क्या है, एम्प्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 कार्बोनिल जो है इनको इस तरह से दे देंगे। एक कार्बोनिल ने यहाँ दिया, एक कार्बोनिल ने यहाँ दिया, दो हो गए, तीसरे ने यहाँ दिया, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने इन बॉक्सेस को भर दिया। अब ये देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कि कार्बोनिल ने 3D में कितने सब शेल भरे। इन जो ये बॉक्सेस है ना, बॉक्सेस में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे नहीं सब शेल बोलते हैं, PX PY PZ बोलते हैं, ठीक है, DX² DY DZ², ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, कितने सॉरी कितने बॉक्सेस में दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो डी के कितने हैं भाई, डी के दो है ना, तो डी लिखो, उसके ऊपर 2 लगाओ। एस के कितने हैं भाई, एक ही है तो एस पे 1 लगाओ। पी में कितने कितने कार्बोनिल दे रहे हैं भाई, 3 कार्बोनिल, तो डी पी की पावर 3 लगाओ। तो क्या बन गया, D2sp3। तो देखो यहाँ पे जो वनेडियम होगा BCO6 में, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, D2sp3। आई होप समझ आया हो आपको। बस जहाँ कार्बोनिल जो जो बॉक्सेस में कार्बोनिल दे रहा है उसको देखो और लिख दो। डी में दो दो बॉक्सेस को दिया तो हमने D2 लिख लिया, ठीक है। एस का एक ही बॉक्स में दिया तो एस का 1 लिख लिया, पी के 3 बॉक्सेस में दिया तो P3 लिख लिया, हो गया D2sp3, काम खत्म, ठीक है। वैसे क्योंकि एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा अभी आपको, डरने की टेंशन नहीं है। अब जो है यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारे पास, वो आता है FeCO5। FeCO5 यहाँ पर देखो मेटल कौन है भाई हमारे पास, आयरन है ना हमारे मेटल। तो आयरन को है, आयरन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2। क्या होता है, 3d6 4s2। जब आयरन एटम ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब जब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है नॉर्मल होगी, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ 2 भर दिए। डी में 6 है तो हमने पहले सिंगली भरा होगा इस तरह से, 1 3 4 5, फिर ये छठा यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास कार्बोनिल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये पेयर कराता है, मतलब अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो वो उनको ऐसे पास में पेयर करा देगा उनके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से देखो, एक्साइटेशन तो होगी ही होगी इलेक्ट्रॉन की, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा आयरन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो पेयर बना के देखो, अब ये इसके साथ, ये तो पहले से पेयर था, ये इसके साथ पेयर हो गया, ये इसके साथ पेयर हो गया, और ये भी आएगा तो इसके साथ कितने पेयर बन रहे, 1 2 3 4। तो बस जब भी एक्साइटेड स्टेट दिखाओ 5 सब सेल बनाओ डी के, और कितने पेयर बन रहे, 4। तो एक यहाँ बन गया, 2 3 4, 4 पेयर बन गया। अभी भी एक रह गया पेयर बनने के लिए, ये वाला खाली रह गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, CO यहाँ पर अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, देखो भाई क्यों ऐसा हो रहा है, आयरन के साथ कार्बोनिल को जुड़ना है ना, तो कार्बोनिल कब जुड़ेगा, कब ये कार्बोनिल जुड़ सकता है, जब इसके यहाँ पर सब सेल्स में जगह खाली हो तभी तो जुड़ पाएगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन देने हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब D खाली हो या S खाली हो या P ऑर्बिटल खाली हो उसके, समझ गए, तभी तो उस, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, जब आयरन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह हो, जो कार्बोनिल देगा उनको लेने के लिए जगह हो, समझ गए, इसीलिए एक्साइटेशन हो रही है। आई होप क्लियर हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अब FeCO5 क्या करेगा देखो, यहाँ पर कितने बॉक्सेस रह गए थे, देखो बॉक्सेस या सब शेल बोलो, ठीक है। एक ये रह गया भाई, एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, और कितने हैं टोटल यहाँ पे 5 हैं, है ना। और 5 हमारे पास क्या है, CO, मतलब एक CO यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो कितने में आ गया भाई, देखो D का कितना हुआ भाई,
यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, देखो एक CO ने यहाँ दे दिया, दूसरे ने यहाँ दे दिया, तीसरे ने यहाँ दे दिया, चौथे ने, पांचवे ने। ठीक है, तो डी में कितनों को दिया, एक ही बॉक्स को दिया ना, तो डी की पावर डी लिखो 1। एस में भी एक को दिया तो एस की पावर 1। पी में तीनों को दे रहा है तो P3, तो DsP3 हो गया। देखो तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP3। समझ गए आप लोग। तो ये तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल की कहानी थी। अब हम देखेंगे डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल ऑफ 3D मेटल्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स में हमारे पास जो है वो है, देखो डाई न्यूक्लियर मतलब ये होता है यार, देखो मोनोन्यूक्लियर मतलब एक मेटल, डाई न्यूक्लियर मतलब यहाँ पे दो मेटल होंगे। क्या होंगे भाई, दो मेटल होंगे। क्या होंगे, दो मेटल होंगे। दो मेटल में देखो कौन कौन से, एक Mn2 देखो दो आ गया। ठीक है, ये है Tc, Tc को आप बोलते हैं टेक्नीशियम। ठीक है, ठीक है, सॉरी Ti है यहाँ पे, टाइटेनियम है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपका टाइटेनियम। तो Ti2CO होल 10 Re, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे लेट मी करेक्ट इट, ये यहाँ पे Tc है। हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या हो गया, ये छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, टेक्नीशियम है। क्या है ये जी, टेक्नीशियम है। ये है, ये आपका 4D सीरीज़ का होता है। ठीक है, टेक्नीशियम है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 43। ठीक है, तो यहीं पे Tc2 होल CO होल 10 Re2 CO होल 10, Re2 को आप रेहेनियम बोलते हो। क्या बोलते हैं, रेहेनियम बोलते हैं। ठीक है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रेहेनियम, ठीक है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका मैंगनीज है। क्या है जी, ये मैंगनीज। थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल देखो यार, आपको पता होना चाहिए, तभी पढ़ने का मज़ा है, वरना आप वीडियो पूरा भी नहीं देखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो है कार्बोनिल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, इनको क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियर। डाई न्यूक्लियर क्यों बोल रहे हैं भाई, दो मेटल हैं। देखो यहाँ पे क्या है, दो मेटल है, दो आरी हैं। आरी कितने हैं यहाँ पे, दो। ठीक है, जबकि BCO होल 6, इसमें कितने थे, वनेडियम कितने, एक ही है, तो इसलिए इसको मोनो बोल रहे हैं। यहाँ पे दो है तो इसको डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल बोल रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या देखो, इन दिस कार्बोनिल ईच मेटल एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अदर मेटल एटम बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, या फिर मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड। यार यहाँ पे जो भी देखो, जैसे ये है ना, जैसे Mn2 लिख रहा हूँ मैं, तो Mn ना दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये कहने का मतलब है। जैसे मैं टेक्नीशियम लिख रहा हूँ, Tc2 है, तो Tc को मैं इस तरह से लिखूंगा, इनके बीच में जो ये बॉन्ड होगा इसको आप सिग्मा बॉन्ड बोलोगे। रेहेनियम होगा Re2, ठीक है, तो Re होगा, तो इसके बीच में भी क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जो भी दो मेटल होंगे यहाँ पे वो आपस में किस में जुड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड। एक ही सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, मेटल मेटल के बीच में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। अब क्या है देखो, जो ये मेटल मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। डायामैग्नेटिक मतलब यहाँ पे ऐसे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इस तरह से। यहाँ पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड होंगे, एक दो पेयर में होंगे, सब अनपेयर्ड ही नहीं होंगे, इस तरह से नहीं होंगे। किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। डायामैग्नेटिक का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, देखो ध्यान क्या देनी है आपको, एक बात कि ट्रिक ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है, ट्रिक। वो समरी जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, उन सब का एक जो समरी है वो मैं लेके आया हूँ। ये आपको MCQs पेपर में सॉल्व कराने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल एटम का, किसमें, इन दीज कार्बोनिल। इन दीज कार्बोनिल किसकी बात हो रही है, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। किसकी का बात हो रही है, डाई न्यूक्लियर, Mn2 वाला जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, हमेशा जहाँ पे भी दो मेटल वाला कार्बोनिल दिखेगा ना, आप बिना सोचे समझे जो है D2sp3
मार्क करके आना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझे कि अगर जो है मेरे पास कोई डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है, जैसे मेरे पास है Mn2CO डाई CO होल 10, यहाँ पर है क्या, देखो 2 Mn है ना, 2 मेटल है ना यहाँ पे, तो ये डाई न्यूक्लियर हो गया, समझ गए। अब वो पूछे कि भाई इसमें Mn की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको सीधा सीधा लिखना है D2sp3। अभी ये कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा, उसका आप चिंता ना करो, पर आप ये ध्यान रखो क्योंकि हमारे जगह डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। जो भी मैंने समझाया, एक्साइट कराओ, ग्राउंड स्टेट से भेजो, तो उसको ना ध्यान में रख के आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डायग्राम ध्यान नहीं रखना है। अब जो है यहाँ पर एक समरी मैंने आपके लिए लाई है, ठीक है। तो देखो अगर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझते हो, जैसे मान लो BCO होल 6, यहाँ पे कितने कार्बोनिल है भाई, 6 है ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो तब जो है यहाँ पे जो भी मेटल होगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये ट्रिक्स हैं, ये ध्यान रखो बस, D2sp3 होगा, ठीक है। और शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ठीक है। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है यहाँ पर, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे मानो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 किस में, Fe, देखो जितने कार्बोनिल होते हैं ना, जितने कार्बोनिल होते हैं, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल में जितने कार्बोनिल होते हैं उतनी ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CO कितने हैं यहाँ पे, 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी तब, DsP3। अभी मैंने पीछे कराया भी प्रूफ, ऐसे ही नहीं हवा में बोल रहा हूँ। और शेप क्या होगी, बायोपिरामिडल शेप, बायोपिरामिडल शेप होगी, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ NiCO होल 4, इसमें देखो कार्बोनिल कितने हैं, 4 कार्बोनिल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, जितना कार्बोनिल होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 4 है यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और शेप क्या होगी फिर, टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस एग्जाम है इस बार, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये दिमाग में रखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अपने डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल की। देखो Mn सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, वो आता है Mn2CO होल 10। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, मैं आपको बना भी देता हूँ। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि देखो जो Mn है ना, मैंने बोला जो भी 2 मेटल होंगे Mn2 डाई न्यूक्लियर है ना, ठीक है, 2 मेटल है, तो वो आपस में सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। किससे कनेक्टेड होंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड, किससे, सिग्मा बॉन्ड। और इस सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने कार्बोनिल है, यहाँ पे 10 कार्बोनिल है, तो एक जो Mn है ना, एक Mn, उस पर 5 कार्बोनिल लगाएंगे आप, 3 4 5, ठीक है। एक Mn पे कितने कार्बोनिल लगाएंगे आप, 5 कार्बोनिल लगाएंगे। और जो दूसरा Mn है उस पर कितने लगेंगे भाई, उस पर भी 5 ही लगेंगे, 1 2 3 4 5। और बीच में जो 2 Mn होंगे, बीच में जो 2 Mn होंगे, वो आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेंगे, समझ गए, आई होप। तो यहाँ पर कितने कार्बोनिल होते हैं, टोटल 10 कार्बोनिल। अगेन ये क्या है, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई पूछे तो सीधा लिख देना D2sp3। अभी हम देखेंगे कैसे आगे, अभी इसका प्रूफ भी आएगा, समझ गए। और यहाँ पर जो इस बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 2.79 एंगस्ट्रॉम, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी कि ईच Mn एटम इज बॉन्डेड टू अदर Mn एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड। वही मैं जो बोला अभी कि सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, हर Mn एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच Mn एटम इज 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हो रहा है, देखो मैं इस एटम को सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, इस एटम को सर्कल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एक CO इधर है, एक, अब इस Mn से देखो कितने जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा, और एक यहाँ से भी तो जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो एक Mn एटम का कितना होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर
6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल हैज़ नो ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स इन बिटवीन टू Mn एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ यार, देखो जैसे ऐसा है ना, ये Mn है, अब ये दूसरे Mn से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना एक इस तरह से नहीं होगा कि कार्बोनिल जो है ऐसे ब्रिजिंग में, मतलब दो Mn को जोड़ने में मदद कर रहा है, ये ब्रिजिंग हो गया ना, ब्रिज का काम नहीं कर रहा है, एक इस साइड वाले को जोड़ रहा है इस साइड और दोनों Mn को जोड़ रहा है इसके थ्रू, तो इनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग पुल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, नो ब्रिजिंग कार्बोनिल। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जिससे मैं आप बात कर रहा हूँ, वो इसका कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। तो देखो देखो यार, यहाँ पे दो Mn एटम है हमारे पास, Mn2 दो हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इस Mn में से एक Mn की बात करते हैं। तो जो Mn है उसका जब आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट जो होता है वो होता है 3d5 4s2, तो यानी D में 5 आएंगे, तो D वाला हमारे पास 5 बॉक्सेज या 5 शेल होते हैं, तो 5 भरो, एक यहाँ भर दिया, 2 3 4 5, और S में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट Mn एटम इन एक्साइटेड। अब आप क्या कराओ, देखो वही एक्साइटेड कराना है, इनकी पेयर बनाओ भाई, देखो कितने पेयर बनेंगे, पेयर तो बनेंगे ही, कार्बोनिल तो हर जगह है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयर कराता है, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, तो देखो ये दो तो आ गए यहाँ पे, एक और दो यहाँ आ गए। अब जब ये एक्साइट करेंगे, ठीक है, तो एक और पेयर बनेगा, किसका, इसके एक का, और इसका क्या बनेगा, एक पेयर बन गया। अब ये जो एक्साइट करा ये ना सिंगल रह गया, क्या रह गया, सिंगल रह गया। अब देखो ये तो एक Mn एटम की बात हो रही है, एक मैंगनीज एटम की बात हो रही है, लेकिन ऐसे एक दूसरा भी तो है, एक दूसरा भी तो है, क्यों है दूसरा, क्योंकि Mn2 है भाई, तो एक ये है तो दूसरा भी तो होगा। तो देखो जो दूसरा Mn एटम है ना, उसको मैंने इस तरह से, क्या है, मैंने ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है, दूसरा वन है। अब ये मैं सीधा बात कर रहा हूँ Mn2CO होल 10 की। ठीक है, तो एक Mn एटम इस तरह से होगा, देखो इस तरह से होगा, देखो ये आया ना, तो एक Mn एटम इस तरह से, दूसरा Mn भी तो इसी तरह से होगा, तो दूसरा भी मैंने देखो इस तरह से लिख दिया, अदर Mn एटम इन Mn2CO मॉलिक्यूल, वो भी इस तरह से ही होगा, देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर जो सिंगल ऊपर बच गया था ना, जो पेयर नहीं बन पाया, उसको हमने इस तरह से लिखा, और जो नीचे होगा दूसरे Mn में उसको हमने इस तरह से लिखा। देखो बॉन्ड बनाने के लिए ना जो स्पिन होती है इसको आप बोलते हो अपवर्ड स्पिन, अब ऊपर है क्योंकि अपवर्ड बोलेंगे, और इसका डायरेक्शन क्योंकि नीचे, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्पिन। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो है, अब ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस बार ये भी इन्वॉल्व है, जब ये कंबाइन करेंगे, दो Mn कंबाइन करेंगे तो ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए ध्यान रहे, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए तो दूसरे की नीचे होनी चाहिए, तो इसकी ऊपर है यहाँ पे, इसकी क्या है, नीचे है। ठीक है, तो इस बार ये भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अब ये कितने खाली, एक यहाँ पे बचा हुआ डी का भरने के लिए, एस का भी बचा हुआ है, यहाँ पे देखो, देखो डी का एक बचा हुआ, एस का भी बचा हुआ, और पी के कितने बचे हुए, 3 बचे, तो इन तीनों को तो भाई CO देने वाला है, इनकी मदद तो कार्बोनिल ही कर सकता है। ठीक है, कार्बोनिल ही देगा इनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले वाले में भी, यहाँ पे भी कार्बोनिल देगा, कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, सेम नीचे यहाँ पे भी कार्बोनिल, इसको भी कार्बोनिल 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 कार्बोनिल। अब क्योंकि ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो ये वाला भी इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस बार इसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इस बार क्या है, CO जो है डी में एक ही में भर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस बार इस वाले को भी लेंगे क्योंकि इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा ना, तो जिनके भी बीच में बॉन्ड बनता है उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो डी के कितने आ गए यहाँ पे, 2, तो D2sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो Mn एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, डायरेक्ट याद रखना है आपको, जो भी डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल दिखे वहाँ पे डायरेक्ट। अब एक बात ध्यान देनी है, नोट ध्यान देंगे कि जो CO8 होता है ये कोबाल्ट होता है, ये क्या होता है जी, कोबाल्ट।
कोबाल्ट होता है, ये आपको पता है आयरन होता है, और ये आपको पता है ऑस्मियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कार्बोनिल विच कंटेन्स बोथ ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप एंड टर्मिनल कार्बोनिल। देखो यार, ये इस तरह के कार्बोनिल हैं जहाँ पे आपको ब्रिजिंग कार्बोनिल भी मिलेगा और टर्मिनल कार्बोनिल भी मिलेगा। ये क्या होता है मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, ब्रिजिंग वाले भी मिलेंगे और टर्मिनल भी मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखो जैसे कोबाल्ट है, जैसे चलो आयरन ही ले लेता हूँ, तो आयरन आयरन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे क्या? ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और मैंने क्या बोला कि जो भी सिंगल, क्योंकि यहाँ पे डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल में सिंगल बॉन्ड के थ्रू दोनों मेटल जुड़े होते हैं, तो ये क्या होगा, और जो ये बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। क्या होता है? डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। मतलब यहाँ पे जो है सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर में रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है यहाँ पे। अगर अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, तो द प्रेजेंस ऑफ मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड कन्फर्म्स द डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ these कंपाउंड्स। समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर जो भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन डायमैग्नेटिक होगा, तो इनमें से हो सकता है कोई पूछ ले, यही हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, जो नोट करता हूँ उसको ध्यान में दिया करो। अब जो है नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं CO2 CO8 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, CO2 CO8 को हम पढ़ते हैं। तो देखो यार CO2 CO8 क्या है, देखो देखो जब भी हम CO2 CO8 होता है ना, इनकी हम इंफ्रारेड स्टडी करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, उसके हेल्प से हमें इनके स्ट्रक्चर पता चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो जब CO2 CO होल 8 सॉल्यूशन में जब होता है ना, तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। कंपाउंड शोज दैट इट एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो यहाँ पर 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में ये होते हैं, मतलब इनका दो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर, और ये हमें कैसे पता चला दो स्ट्रक्चर होता है? IR स्टडी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब देखो ये जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास, इसका सबसे पहला जो है वो है ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास इसका वो है नॉन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें ब्रिज नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यार ये जो ब्रिज स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखो इस कार्बोनिल को ये क्या कर रहा है, दो कोबाल्ट को जोड़ रहा है क्या, और दो चीज़ों को जोड़ने वाला पुल ही तो होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ब्रिज है। ब्रिज मतलब पुल, पुल समझ लो आसान भाषा में। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रिज है। ठीक है, क्यों ब्रिज है? क्योंकि दो कार्बोनिल को जोड़ रहा है। सिमिलरली ये भी है, समझ गए यहाँ पे बात? अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो अगर मैं यहाँ पे एक CO की बात करूँ, तो इसके जो हैं, एक CO की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो है किस तरह का, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो भाई, एक CO ये है, एक CO ये जुड़ा हुआ, इससे एक ये जुड़ा हुआ, और यहाँ पे भी तो जुड़ा हुआ, ये भी तो जुड़ा हुआ, फिर ये भी जुड़ा हुआ, फिर ये भी जुड़ा हुआ। तो देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल? एक CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कितना हो गया, एक CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब मैंने देखो यहाँ पर जो है, पहले हम ब्रिजिंग की बात करते हैं। ब्रिजिंग में देखो यार, कितने कार्बोनिल यहाँ पे ब्रिजिंग में है भाई, दो कार्बोनिल है ना, तो इसलिए 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल। कार्बोनिल जो है दो कार्बोनिल ब्रिजिंग में होंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो टर्मिनल देखो, ब्रिजिंग तो समझ आ गया। टर्मिनल का मतलब होता है किनारे वाले, जो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, टर्मिनल मतलब जो ब्रिजिंग में नहीं है। तो कैसे, कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जो ब्रिज नहीं बना रहे। तो 6 टर्मिनल कार्बन, कितने हैं भाई, 6 टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स, उनको टर्मिनल बोलेंगे जो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, ये जो ब्रिज स्ट्रक्चर है, इसमें CO CO के बीच में क्या है, एक ही सिंगल बॉन्ड है।
दो दो कोबाल्ट के बीच में ये है क्या आपका कोबाल्ट है जी, पता चल रहा है, यही नहीं पता चल रहा CO है क्या। मिक्सिंग मत कर देना, ये कार्बोनिल है और ये कोबाल्ट, इसलिए इसमें देखो छोटा ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन स्मॉल लेटर में बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना, एक सिंगल CO बॉन्ड होता है। अब जो ये CO बॉन्ड होता है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इनमें जो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.25 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम में हम इनकी लेंथ को, बॉन्ड लेंथ को नापते हैं, ठीक है। दो CO के बीच की जो बंध की लंबाई होती है, बंध बोलते हैं ना बॉन्ड को शायद, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच कार्बोनिल 6, मैंने भी बताया आपको, एक कार्बोनिल जो है 6 बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्योंकि ये क्या है, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है, क्या है, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी भाई, D2sp3 होगी, ठीक है, कि क्या होगी, D2sp3 होगी। अब यहाँ पर देखो ये किस पर डोमिनेट करता है, जब हमारा लो टेम्परेचर होता है ना, जब हमारा लो टेम्परेचर, तो जो ब्रिज वाला स्ट्रक्चर है, जो ब्रिज वाला स्ट्रक्चर है वो हमारा बनता है लो टेम्परेचर पे। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ब्रिज वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब जो है हम इसका नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। देखो यार मैंने ना यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा इस तरह का, देखो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, एक तो नॉन ब्रिज्ड और एक ब्रिज्ड, ये एक दूसरे के साथ ना इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम समझते हो, इक्विलिब्रियम मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर कम है तो ये इस वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये नॉन ब्रीजिंग में चला जाएगा, यहाँ से ये CO अलग हो जाएगा, ये ब्रीजिंग वाले स्ट्रक्चर से, ये क्या है, ब्रीजिंग है, ब्रीजिंग वाले से कहाँ चला जाएगा, नॉन ब्रीजिंग में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो दूसरी फॉर्म है, दैट इज नॉन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस तुम्हें क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कोई ब्रीजिंग नहीं है, देखो जैसे यहाँ पर ये ब्रीजिंग है ना, यहाँ पर उस तरह का कुछ नहीं है। तो ये तो सिंपल है कि देखो यहाँ पर जो है अगर मैं एक CO को सर्कल करूँ तो एक CO के बीच में देखो कितने बॉन्ड है, ठीक है। एक CO के बीच में कितना बॉन्ड है भाई, 1 2 3, कितनों से घिरा है, 4, ठीक है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना अब आपको थोड़ा चेंजेस नज़र इसलिए आएंगे क्योंकि देखो भाई, क्या ये कार्बोनिल देखो, इससे कितने कितने कार्बोनिल, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो है कार्बोनिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। देखो यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 6 था, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि नॉन ब्रिज में बताओ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो भाई 5 होता है, और अगर वो ब्रिज में पूछे तो कितना होता है, 6 होता है। समझ गए आप लोग। वैसे इस वाले कार्बोनिल का देख लो, किसका, इस वाले का देख लो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अगेन क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है 5। समझ आया आपको। और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि कोई ब्रीजिंग कार्बोनिल नहीं होता, जैसे यहाँ पर है पुल बन रहा है, एक कार्बोनिल ब्रीजिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर जो है 8 टर्मिनल कार्बोनिल्स, टर्मिनल समझे, टर्मिनल का मतलब होता है जो ब्रीजिंग में नहीं है, जो जो नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीजिंग, या पुल बनाने में नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीजिंग। जोड़, ब्रीजिंग मतलब जोड़ना होता है यार, ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में, नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीजिंग। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, ब्रीजिंग में नहीं है, तो भाई अब देखो ब्रीजिंग में नहीं है तो मतलब सारे कार्बोनिल क्या है, टर्मिनल है, फ्री है। तो कितने कार्बोनिल हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 और ये 8, 8 कार्बोनिल है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक तो कोई ब्रीजिंग नहीं है, दूसरा क्या है कि 8 टर्मिनल कार्बन है, कार्बोनिल्स हैं, ठीक है। एक CO बॉन्ड है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होती है ना CO बॉन्ड की, वही यहाँ पर भी होती है, यानी 2.52 एंगस्ट्रॉम। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका,
ये किस पर डोमिनेट करता है? हाई टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो CO2 CO होल 8 है वो आपका इस फॉर्म में या इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। तो बस इसकी आज के लिए इतना ही। शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। बस उनसे शेयर करें जिनका केमिस्ट्री से लेना देना है, अननेसेसरी इधर उधर शेयर ना करें। और अभी जो है MCQ वाली वीडियोस भी आएगी इसी चैनल पे। तो बस एक और वीडियो आएगी इसकी कल, उसमें मैं ऑर्गेनोमेटालिक्स को पूरा कर दूंगा, तब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो ये 2 लेक्चर आज और कल जो आएंगे उन पर MCQs वीडियोस आएंगी और ये आपका एक कंप्लीट पैकेज जो है तैयार है। आप इसे बार बार पढ़िए, एग्ज़ाम में आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स में जितने क्वेश्चन हैं यहाँ से बन जाएंगे। थैंक यू।